हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि बीच में बहुत सारे त्यौहार चल रहे थे, तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। अब आपको वीडियो समय पे मिल जाएगी। आज से हम लोग क्लास 7 की हिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। मैंने क्लास 6 की हिस्ट्री के सारे चैप्टर को डिटेल में पढ़ाया है। यदि आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो देर ना करते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे चैप्टर का नाम है प्रारंभिक कथन, हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। आज के चैप्टर में हम एक तरह से कह सकते हैं कि क्लास 7 की जो पूरी हिस्ट्री बुक है उसको देख रहे होंगे, क्योंकि इस चैप्टर में पूरे मध्यकाल जो कि 700 ईस्वी से लेकर साढ़े 1700 ईस्वी तक चलता रहा, उसकी सारी घटनाओं के कुछ ना कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर इस चैप्टर में दिया गया है, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। क्लास 6 की जो बुक थी उसमें हमने प्राचीन काल के बारे में पढ़ा था, यहाँ हम मध्यकाल के बारे में पढ़ेंगे। और क्लास 8 की जो हिस्ट्री की बुक है उसमें हम आधुनिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मानचित्र 1 और 2 पर नज़र डालिए। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में बनाया था। पहले मैं आपको ये दो जिन दो मानचित्रों के बारे में यहाँ पे बताया गया उनको पहले दिखा दूँ। आप यहाँ पर देख रहे हैं इमेज में, ये है मानचित्र 1 और ये है मानचित्र 2। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पे क्या कुछ इनके बारे में दिया गया है। ओके, मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में बनाया था। यहाँ पे जो आप मानचित्र 1 यहाँ पे देख रहे हैं इमेज में, इसे किसने बनाया था? 1154 ईस्वी में जो अरब के भूगोलवेत्ता थे अल इदरीसी, उन्होंने बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। यहाँ जो आप ऊपर में इमेज देख रहे हैं वह अल इदरीसी के द्वारा बनाया गया जो वर्ल्ड मैप था, उसमें भारत को इस प्रकार से दिखाया गया है। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। एक बार मैं फिर से आपको मानचित्र 2 दिखा दूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है मानचित्र 2, जिसे किसने बनाया था? फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता ने 1720 ईस्वी में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर उनमें काफ़ी अंतर है। ये जो दोनों मैप मैंने आपको दिखाए हैं ये एक ही इलाके में है मगर इनमें काफ़ी अंतर देखने को मिल जाती है। आप देख भी सकते हैं कि इन दोनों मैप में बहुत सारे अंतर दिखाई दे रहे हैं। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जो अल इदरीसी का मैप मैंने ऊपर आपको दिखाया है वहाँ पे वो जो नक्शा दिया गया उसमें दक्षिण भारत उस जगह पर है जहाँ आज हम क्या ढूंढते हैं? उत्तर भारत को पाते हैं। और श्रीलंका का जो द्वीप है वह ऊपर की ओर दिखाया गया, जबकि वर्तमान में जो भारत का मैप है वहाँ पे श्रीलंका आपको नीचे देखने को मिल जाएगा दक्षिण तरफ। लेकिन जो अल इदरीसी के द्वारा बनाया गया भारत का मैप था उसमें जो श्रीलंका को दिखाया गया है वो ऊपर की तरफ दिखाया गया है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। जो मैप दिखाया गया है उसमें जो जगहों के नाम दिए गए हैं वो दरअसल अरबी भाषा में दिए गए हैं, जिसे हम पढ़ नहीं सकते। लेकिन उनमें कुछ ऐसे भी जगहों के नाम हैं जो कि जाने पहचाने से हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। ओके, मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 साल बाद बनाया गया। ये जो मानचित्र 2 है जो मैंने आपको दिखाया है वह पहले मानचित्र जिसे अल इदरीसी ने बनाया था उसके बनने के लगभग 600 साल बाद बनाया गया था। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी और इतने जो लंबे समय जो लगा मानचित्र 2 को बनने में, उसके दरमियान क्या हुआ कि उपमहाद्वीप के बारे में, जो भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में जो सूचनाएं थी उनमें भी काफ़ी बदलाव देखने को मिलता है। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। जो मानचित्र 1 की अपेक्षा जो मानचित्र 2 है वो हमें ज़्यादा परिचित लगता है। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। जो यूरोप के नाविक थे और व्यापारी थे वो अपनी समुद्री यात्रा के दौरान किस नक्शे का, जो मानचित्र 2 दिखाया गया है, उसी नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे।
मानचित्र 2 18वीं सदी के आरंभ में विल्यम द लिस्ले की एटलस नुवो के अनुसार यह उपमहाद्वीप, जो मानचित्र 2 आप यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर इमेज में, वो 18वीं सदी के आरंभ में विल्यम द लिस्ले के द्वारा बनाया गया था। यहाँ पे भारत को इस प्रकार से दिखाया गया है। बढ़ते हैं आगे। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था, और जो 600 साल का जो समय लगा पहले मानचित्र और दूसरे मानचित्र के बनने में, इतने समय में क्या हुआ कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत अधिक बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। जो इतिहासकार बीते युगों के दस्तावेजों व नक्शों या फिर लेखों का अध्ययन करता है तो उनके लिए यह आवश्यक होता है कि वह उन सूचनाओं के संदर्भों या फिर उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखे। ओके, बढ़ते हैं आगे। नई और पुरानी शब्दावली। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है? ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं। जो ऐतिहासिक अभिलेख हैं वो कई प्रकार की भाषाओं में देखने को हमें मिलते हैं, और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली है। और जाहिर सी बात है, जो आज से पहले जो भाषाएँ बोली जाती थी वो आज से बोली जाने वाली भाषाओं में बहुत अंतर देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, जो मध्य युग की फारसी भाषा थी, जो उस टाइम पे फारसी भाषा बोली जाती थी, वो आधुनिक समय की जो फारसी भाषा है उससे काफ़ी भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए। अब हम इनका उदाहरण देखेंगे कि किस प्रकार से समय के साथ साथ इन शब्दों के अर्थ बदल रहे हैं। तो उसका उदाहरण हम हिंदुस्तान के रूप में देखते हैं। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। आज हम हिंदुस्तान को किस नाम से जानते हैं? भारत के नाम से जानते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। आज तो हम हिंदुस्तान को भारत के नाम से जानते हैं, लेकिन 13वीं सदी में जब फारसी इतिहासकार, जिनका नाम क्या था? मिनहाज ए सिराज, उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उनका आशय हिंदुस्तान शब्द से पंजाब, हरियाणा और गंगा जमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। लेकिन जो मिनहाज ए सिराज नाम के इतिहासकार थे, उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का राजनीतिक अर्थ में जो प्रयोग किया वह उन इलाकों के लिए किया जो कि दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ कि हिंदुस्तान शब्द में कभी भी दक्षिण भारत को समावेशित नहीं किया गया। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। लेकिन इसके विपरीत हम देख सकते हैं कि 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। बढ़ते आगे। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंदी के ही कुछ समान था, और यह प्रयोग जो 16वीं सदी में जो बाबर के द्वारा किया गया वही लगभग किसके समान था? जो 14वीं सदी में कवि अमीर खुसरो के द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद का जो प्रयोग किया गया था उसी के कुछ समान था। मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहां हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। किसी भी शब्द का प्रयोग करते समय इतिहासकार को बहुत ही सावधान रहना चाहिए, क्योंकि क्या है कि हो सकता है कि अतीत में जो उन शब्दों का प्रयोग किया गया था वो उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ होंगे और वह समय के साथ सही भी होंगे। भले ही आज समय बदल गया है तो उन शब्दों के अर्थ बदल गए हों, लेकिन जो अतीत में उनका प्रयोग किया गया था वह उस समय को ध्यान में रखकर ही किया गया था। इसलिए इतिहासकार को सावधानीपूर्वक इन शब्दों का उपयोग करना चाहिए।
उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। अब हम देखते हैं विदेशी शब्द को उदाहरण के रूप में देखते हैं और देखते हैं कि कैसे इतिहासकार को सावधानीपूर्वक अतीत के शब्दों का उपयोग करना चाहिए। हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है एक व्यक्ति जो भारतीय ना हो। हम आज विदेशी किसको कहते हैं कि जो भारतीय नहीं है उसे हम विदेशी कहते हैं। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो विदेशी कहलाता था। लेकिन आज हम विदेशी ऐसे व्यक्ति को मानते हैं जो कि भारतीय ना हो। लेकिन मध्य युग में क्या था कि किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो कि उस समाज या संस्कृति का अंग नहीं था उसे विदेशी कहा जाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। और विदेशी को हिंदी में क्या कहा जाता है? परदेशी, और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। इसलिए क्या था कि किसी नगरवासी के लिए वनवासी तो विदेशी होता था, लेकिन एक ही गांव में रहने वाले जो दो अलग अलग किसान जो कि अलग धार्मिक या फिर जाति परंपराओं से जुड़े होते थे वह एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। बढ़ते हैं आगे। इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था। जो क्लास 6 की हमने हिस्ट्री पढ़ी थी उसमें हमने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। और इस पुस्तक में हम कहाँ से कहाँ तक के समय के बारे में पढ़ेंगे? 700 से लेकर 1750 ईस्वी तक के लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात पूरे मध्यकाल के बारे में पढ़ेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसे ही चलती आ रही है। और इस काल के अध्ययन के लिए जो इतिहासकार जिन भी स्रोतों का प्रयोग कर रहे हैं उनमें हमें बहुत सी ऐसी बातें मिलेंगी जो कि पिछले युग से चलती आ रही है। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य, भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। और जो इतिहासकार हैं वह मध्य युग के बारे में जो सूचना इकट्ठी करने के लिए क्या करते हैं? अभी भी जो प्राचीन काल के जो सिक्के हैं या फिर शिलालेख हुए, स्थापत्य कला हुए या फिर लिखित सामग्री हुए उनका सहारा लेते हैं, उनका उपयोग करते हैं। पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न भी है, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी है जो प्राचीन काल से काफ़ी भिन्न देखने को मिलती है। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। लेकिन मध्यकाल में जो प्राचीन काल में जो प्रामाणिक स्रोत थे उनका अभाव देखने को मिलता है। लेकिन मध्यकाल में प्रामाणिक लिखित सामग्री, खासकर जो लिखित सामग्री की संख्या है उनकी विविधता बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज़ क्रमशः सस्ता हो गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। प्राचीन काल की अपेक्षा मध्य युग में क्या हुआ कि कागज़ सस्ता होने लगा और बड़े पैमाने पर कागज़ का उपयोग होने लगा और उपलब्ध भी होने लगी, यानी कि इनकी उपलब्धता भी सुलभ हो गई। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियाँ, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। और लोग कागज़ का उपयोग किन किन कामों में करने लगे? धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियाँ, अदालतों के दस्तावेज, इन सब कामों में कागज़ का उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियाँ एकत्रित किया करते थे। जो धनी व्यक्ति होते थे या फिर शासक हुए वे लोग जन, मठ तथा मंदिर की पांडुलिपियाँ एकत्रित करते थे, जमा करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। और इन पांडुलिपियों को कहाँ रखा जाता है? पुस्तकालयों में या फिर अभिलेखागारों में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। जो पांडुलिपियाँ जो एकत्रित की गई है उनसे या फिर दस्तावेजों से इतिहासकारों को तो बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है, लेकिन इनका उपयोग करने में उनको कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। यहाँ पे अभिलेखागार के बारे में दिया गया है कि अभिलेखागार किसे कहते हैं।
ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्र और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरे रिकॉर्ड रखते हैं। अभिलेखागार किन जगहों को कहते हैं? ऐसा स्थान होता है जहाँ पे दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। बढ़ते हैं आगे। उन दिनों छापे खाने तो नहीं थे, इसलिए लिपिक या नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। उन दिनों क्या था, चूँकि छापे खाने का तो विकास नहीं हुआ था, इसलिए लिपिक या फिर जो नकल नवीस होते थे वो क्या करते थे, पांडुलिपियों को हाथ से ही लिखा करते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है, और हम लोग अच्छे से जानते हैं कि किसी की नकल करना, किसी कॉपी की नकल करना इतना आसान काम नहीं होता है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होंगी और आपको मजबूर होकर अंदाज़ा ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। ऐसा तो मेरे साथ कई बार हुआ है कि मुझे अपने फ्रेंड की जो लिखावट होती थी वो समझ नहीं आती थी, तो मैं अपने मन से कुछ भी लिख देती थी उसके जगह पे। ओके, फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे, और जाहिर सी बात है कि जब हम अपने मन से कुछ जो समझ में नहीं आता वहाँ पे कुछ लिख देंगे तो जो हमारे मित्र का जो लिखा हुआ है और हमारे द्वारा जो लिखा गया है उसमें कुछ ना कुछ अंतर देखने को मिल ही जाता है। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ कुछ यही होता है, और पांडुलिपि की जो प्रतिलिपि बनाते थे उसमें भी कुछ कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे, और प्रतिलिपियां बनाते हुए क्या करते थे, जो प्रतिलिपि बनाने वाले होते थे वो छोटे छोटे बदलाव करते जाते थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, कहीं किस शब्द में अंतर कर देते थे तो कहीं कोई वाक्य में ही अंतर कर देते थे। सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियाँ बनती रही, और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। और ऐसा करते करते क्या हुआ कि जो एक ही मूल ग्रंथ की जो भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां थी वह भी एक दूसरे से भिन्न होने लगी। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है, और इससे यह समस्या जो ओरिजिनल जो पांडुलिपि थी वह हमें शायद ही देखने को मिलती है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है, और इसकी वजह से क्या है कि हमें जो बाद में जो लिपिक द्वारा बनाई गई पांडुलिपि है उस पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है, और इसलिए कि ओरिजिनल बुक में क्या लिखा गया था लिपिक द्वारा उसका पता लगाने के लिए इतिहासकारों को क्या करना पड़ता है, एक ही ग्रंथ के भिन्न भिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है ताकि उनको सही सही जानकारी प्राप्त हो सके। लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। यहाँ पे नस्तलिक लिपि जो कि बाईं ओर है में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप से लिखे जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये है नस्तलिक लिपि। ओके, फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। जो फारसी अरबी के जानकार हैं उनके लिए नस्तलिक लिपि को पढ़ना आसान होता है। शिकस्त लिपि दाईं ओर अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन है। आप यहाँ पे जो इमेज देख रहे हैं ये है शिकस्त लिपि का इमेज, जो कि अधिक कठिन और सघन और अधिक संक्षिप्त और कठिन है। बढ़ते हैं आगे। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत के संशोधन करते रहते थे। कई बार क्या था कि लेखक स्वयं भी जो उनके द्वारा जो लिखे गए मूल वृत्तांत होते थे उनका भी संशोधन करते रहते थे समय के साथ साथ। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 ईस्वी में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा। 14वीं सदी के इतिहासकार थे जियाउद्दीन बर्नी। उन्होंने जो अपना वृत्तांत लिखा था पहली बार कब लिखा था, 1356 ईस्वी में, और दूसरी बार कब लिखा इन्होंने, इसके ही 2 वर्ष बाद अपने वृत्तांत को पुनः दोबारा लिखा। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार
वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। दोनों जो वृत्तांत जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया उनमें अंतर था, लेकिन 1971 ईस्वी तक क्या था कि इतिहासकारों को पहले बार जो लिखा गया, जो कि 1356 ईस्वी में लिखा गया था, जियाउद्दीन बर्नी द्वारा जो वृत्तांत लिखा गया था उनकी जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। यह जो पहला वृत्तांत था यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रह में कहीं पे दब गया था। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह सन 700 और 1750 के बीच 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है, मुख्य रूप से इसलिए कि पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। जो 700 से लेकर 1750 बीच का जो 1000 वर्ष का जो समय है उसका अध्ययन भी इतिहासकारों के लिए बहुत ही मुश्किल है, इसलिए क्योंकि पूरे जो काल है, जो पूरा मध्यकाल है, उसके दौरान बड़े पैमाने पर कई प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इस काल में अलग अलग समय पर प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेय शास्त्रों का इस्तेमाल। और इस काल में क्या है, जो पूरे 1000 वर्षों का जो काल है, इस काल के दौरान नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे कि सिंचाई में रहट का प्रयोग होने लगा, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेय शास्त्रों का इस्तेमाल किया जाने लगा। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। और इस मध्यकाल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में खाने पीने की चीज़ में भी बदलाव आया, जैसे कि आलू हुआ, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी इत्यादि चीज़ों का प्रयोग, खाने की सामग्री का प्रयोग किया जाने लगा। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियाँ और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। इतने परिवर्तनों के कारण कहा जाता है कि मध्यकाल जो है वह आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का काल रहा। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। और मध्यकाल में क्या हुआ कि लोगों की गतिशीलता भी बढ़ गई, लोग एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा आने जाने लगे थे। ओके, अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे। उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। और भारतीय उपमहाद्वीप में अपार संपदा मौजूद थी और लोग अपने भाग्य को तराशने के लिए भी उपमहाद्वीप में आया करते थे। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय था राजपूत। और इस काल में जो जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें एक कौन था, राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। और राजपूत किससे निकला है, राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं सदी से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। 8वीं सदी से 14वीं सदी के बीच जो राजपुत्र था वह आमतौर पर उन योद्धाओं के समूह के लिए प्रयुक्त किया जाता था जो कि खुद को क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। और राजपूत शब्द के अंतर्गत कौन कौन आते थे, केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं आते थे बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो कि पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में कार्यरत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। जो कवि और चारण होते थे वह राजपूतों की आचार संहिता, उनकी जो पराक्रम होते थे और जो स्वामी भक्ति होती थी उनका गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों पर लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाले जाति आदि समूहों ने भी उठाया। और मध्य युग में क्या था कि राजनीतिक दृष्टि का महत्व किसने किसने उठाया, जो मराठा होते थे, सिख हुए, जाट हुए, अहोम हुए और जो कायस्थ किसे कहते थे, जो कि मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों का कार्य करते थे, उन्हें ही कायस्थ कहा जाता था। उन्होंने भी मध्यकाल के महत्व का फायदा उठाया। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। और पूरे मध्यकाल के दौरान क्या हुआ कि जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का जो इलाका था उसको बढ़ाया जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ।
और कुछ क्षेत्रों में क्या था कि यह परिवर्तन हो रहा था वह अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। और पर्यावास के अंतर्गत क्या हुआ कि परिवर्तन हो रहे थे जिसके कारण वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। यहाँ पर पर्यावास के बारे में दिया गया है कि पर्यावास किसे कहते हैं। इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। पर्यावास का मतलब क्या है कि जो किसी भी क्षेत्र के जो पर्यावरण है और वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनकी सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली है जिसे हम पर्यावास कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कुछ और जो वनवासी थे वो लोग क्या करने लगे, जमीन की जुताई करने लगे और किसान बन गए। कृषि के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। जो कृषक के जो ये नए वर्ग बने थे उन्हें क्या करना पड़ता था, ये लोग बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए और उन्हें क्या करना पड़ता था, कर चुकाना पड़ता था और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर देखने को मिलने लगा। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती के खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। और जैसे जैसे समाज में इन अंतरों को देखा जाने लगा उसके बाद क्या हुआ कि लोग जातियों और उपजाति में बंटने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा का दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे अस्थायी नहीं थे, लेकिन ये जो दर्जा दिया जा रहा था ऊंचा और नीचा का, यह अस्थायी नहीं था। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। और किसी को जो दर्जा दिया जाता था ऊंचा या नीचा का, यह इस पर डिपेंड करता था कि किसी के हाथ में कितनी सत्ता है, उसका प्रभाव कितना है या फिर संसाधनों पर उनका कितना नियंत्रण है। इसके आधार पर उसको ऊंचा नीचा दर्जा दिया जाता था। इसलिए यह अस्थायी नहीं होता था क्योंकि इसमें समय के साथ साथ परिवर्तन होते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। एक ही जाति का किसी एक क्षेत्र में कोई और दर्जा हो सकता था और दूसरे क्षेत्र में कोई और दर्जा हो सकता था। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी और अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए ये जो जातियां होती थी वह स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। और इन नियमों का पालन जाति के जो बड़े बुजुर्ग होते थे उनकी एक सभा करवाती, जिसे क्या कहा जाता था, जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गाँवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। इसके अलावा क्या था, कुछ गांवों पर मुखियाओं का भी शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। क्षेत्र और साम्राज्य। चोल, जिसके बारे हम अध्याय 2 में पढ़ेंगे, तुगलक, जिसके बारे में हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, या फिर मुगल, जिसके बारे में हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आते थे। दिल्ली के सुल्तान गियासुद्दीन बलबन, जिसका शासनकाल कब से कब तक रहा, 1266 से लेकर 1287 ईस्वी तक, की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है। जो दिल्ली के सुल्तान, जिसका नाम गियासुद्दीन बलबन था, की प्रशंसा में जो एक संस्कृत प्रशस्ति लिखा गया है उसमें उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व बंगाल में गौर से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी, जिसे हम गज्जन के नाम से जानते हैं, तक फैला हुआ था और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत से हम द्रविड़ के नाम से भी जानते हैं भी आ जाता था। गौड़ आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उनकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते थे। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते थे कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। यहाँ पे ऊपर कुछ पॉइंट छूट गए हैं, मैं आपको बता दूं एक बार।
यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है मानचित्र, तीसरा मानचित्र दिया गया है, ऊपर 2 मानचित्र दिए गए थे, यह तीसरा मानचित्र है। मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अबसर फी ममालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत, ये जो मैप दिया गया है यह इसमें जो आपको 1-2 करके पॉइंट दिखाया गया है, यह मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले जो प्रांत थे उनको दिखाया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं यह मोहम्मद तुगलक के जो दिल्ली सल्तनत है उनके अंतर्गत जो आने वाले प्रांत थे उनका नाम यहाँ पे दिया गया है। बढ़ते हैं आगे। भाषा तथा क्षेत्र। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, दार समुद्री जो कि दक्षिण कर्नाटक में बोली जाती थी, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, मारवाड़ी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती थी। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया है कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। अमीर खुसरो ने जो ऊपर जो भाषाएं दी गई है उनके अलावा यह भी बताया है कि इन भाषाओं के विपरीत एक और भी भाषा है जिसे हम संस्कृत के नाम से जानते हैं, और यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते थे, आम लोग संस्कृत भाषा को नहीं जानते थे। सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 7 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे और ये जो क्षेत्र थे वह विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती थी। कभी कभी चोल, खिलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। और कभी कभी क्या होता था, जो चोल वंश के शासक थे या फिर खिलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश होते थे, वह अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। 18वीं सदी में मुगल वंश के पतन ढलान पर था। 18वीं सदी में क्या था, जो मुगल वंश है वह अपने पतन के कगार पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे, जिनके बारे में हम अध्याय 8 में पढ़ेंगे। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था, संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 से लेकर 1750 के बीच 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रही, मगर समन्वय की सर्वक्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे पुराने और नए धर्म के बारे में। इतिहास के जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई परिवर्तन आए। जो मध्यकाल के बारे में पढ़ रहे हैं, जो हम 700 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी के बीच का 1000 वर्ष का लगभग जो समय पढ़ रहे हैं, इन समय के दौरान धार्मिक परंपराओं में कई परिवर्तन देखने को मिले। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही वैयक्तिक स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। ओके, आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। आज हम जिसे हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं, उसमें भी जो मध्य युग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिले थे। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती
सत्ता आदि। और इन परिवर्तनों में क्या क्या शामिल थे? जो नई देवताओं की पूजा हुआ, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण हुआ, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ावा आदि शामिल थे। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। संस्कृत जो चूँकि ब्राह्मण जो थे वो संस्कृत ग्रंथों के ज्ञाता थे, इसके कारण समाज में ब्राह्मणों का बहुत आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। और इनके संरक्षक कौन होते थे? जो नए नए शासक होते थे जो स्वयं की प्रतिष्ठा की चाहत रखते थे, वो इन ब्राह्मणों का संरक्षण करते थे। संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। संरक्षक कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे। संरक्षक किसे कहते हैं? ऐसे प्रभावशाली धनी व्यक्ति को कहते हैं जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे अन्य व्यक्ति को मदद या फिर सहारा प्रदान करे। ओके। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया और मध्यकाल में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में देखने को मिलता है। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 6 में जानकारी मिलेगी। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ और मध्य युग ही ऐसा युग था जिसमें उपमहाद्वीप में, जो भारतीय उपमहाद्वीप है, उसमें नए नए धर्मों का आगमन हुआ। कुरान शरीफ या संदेश भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। जो कुरान शरीफ है उसका संदेश भारत में कब आया था? सबसे पहले 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए आया था। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। मुसलमान लोग जो हैं वो कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं और मुसलमान लोग केवल एक ही ईश्वर जो कि अल्लाह है उनकी सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे और कई जो शासक होते थे वो इस्लाम और इसके जो विद्वान धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री होते थे अर्थात उलेमा उनको संरक्षण प्रदान करते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे और हिंदू धर्म की तरह ही जो इस्लाम के अनुयायी होते थे वो अपने धर्म की अलग अलग प्रकार से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे। और मुसलमानों में कुछ कौन थे? शिया थे जो कि पैगंबर साहब के जो दामाद अली थे उनको मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे। और कुछ लोग सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और इस्लाम के आरंभिक दौर में जो इस धर्म का नेतृत्व करते थे उनको क्या कहा जाता था? खलीफा कहा जाता था। और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और सफ़ी ऐसे सिद्धांत हैं कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। इस्लामी जो न्याय सिद्धांत हैं उनकी भी विभिन्न प्रकार की परंपरा उनमें भी कई महत्वपूर्ण अंतर देखने को मिलते हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते हैं। उनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है और यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना अस्थायित्व है। जो इतिहासकार हैं वह समय को केवल घड़ी या फिर कैलेंडर के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि वे लोग समय को सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तन के रूप में देखते हैं। देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से समय के बीतने पर विचारों और विश्वासों में कितना अस्थायित्व आया है कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांटा जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। जो 19वीं सदी के मध्य में जो अंग्रेज इतिहासकार थे उन्होंने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा है, जिनमें से पहला हिंदू, दूसरा मुस्लिम और तीसरा ब्रिटिश। बढ़ते हैं आगे।
यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती थी। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते थे और ये जो काल विभाजन किया गया है 3 भागों में, उसको इस काल विभाजन को जो 3 भागों में समय को बांटा गया उसको बहुत कम ही इतिहासकार हैं जो स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। जो पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी, संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी, शहरों और गांवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि इस जो क्लास 7 की जो हम हिस्ट्री पढ़ेंगे उसे पूरे मध्यकाल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर, प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप में व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दियाँ 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न था। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्रायः परिवर्तन आते रहे हैं और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चले और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष की पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। जहाँ भी संभव हो यह देखें कि कहाँ बदलाव हुए हैं और कहाँ नहीं, और आज अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी यह देखें कि और भी क्या कुछ बदला है या वैसा ही रहा है। ओके, तो आज का हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।